नमस्कार, आप देख रहे हैं योर मनी और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। आपकी कमाई बढ़ाने वाला पर्सनल फाइनेंस का हमारा ये शो योर मनी लेकर हम फिर हाजिर हैं। जिंदगी के हर कदम पर पैसों की जरूरत होती है, उसके लिए प्लानिंग भी चाहिए। आप कैसे पैसे कमाएंगे, फिर उन्हें कैसे बचाएंगे, फिर उन्हें आप कैसे निवेश करेंगे, इन सब के लिए थोड़ी सी जानकारी, थोड़ी सी समझदारी और थोड़ी सी प्लानिंग की जरूरत होती है। और यही हमारी कोशिश होती है योर मनी में कि हम आपको इन तीनों पड़ावों पर मदद करें। खास तौर पर अपने पैसे को अच्छी तरह इन्वेस्ट करना, अच्छे से अपना गोल बनाना और उस गोल को अचीव करना, ये हमारा खास पर्पस होता है। तो अगर आप भी योर मनी में सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल आईडी है yourmoney@nw18.com। इसके अलावा एक और आसान तरीका है 7045220000। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप सीधे यहाँ पर अपना सवाल भेजिए और निश्चिंत हो जाइए। और जो दर्शक हमें डिजिटल मीडियम पर भी फॉलो कर रहे हैं तो फेसबुक और एक्स पर आपका शो लाइव है, आप यहाँ पर भी सीधे अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के शो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले परिचय आज के हमारे मेहमान का। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं रूपी विद ऋषभ इन्वेस्टमेंट के सर्विस के फाउंडर ऋषभ देसाई। ऋषभ, बहुत बहुत स्वागत है आपका और ढेर सारी बातें होंगी आज आपके साथ। तो कुछ गुर सीखेंगे इन्वेस्टमेंट के, साथ ही कुछ सवाल जवाब भी। लेकिन सबसे पहले थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। आज फोकस में है डिफेंस और मैन्युफैक्चरिंग थीम बेस्ड फंड्स, और जिसमें डिफेंस और मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि बजट के आसपास इन सेक्टरों में काफ़ी हम रुझान देखते हैं, इंटरेस्ट देखते हैं लोगों का। तो सबसे पहले तो सवाल यही कि थीम बेस्ड फंड क्या है, और उसमें भी अगर आप डिफेंस और मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो क्या इसमें निवेश बनता है? निवेश की सलाह देंगे आप? विपिन जी, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे शो पर बुलाने के लिए। देखिए, बेसिकली थीम फंड क्या होता है कि एक पर्टिकुलर थीम में इन्वेस्ट करता है, जहाँ की डिफेंस एक पर्टिकुलर थीम हो सकता है। उस डिफेंस के अंदर काफी सारे डिफेंस कंपनीज हो सकते हैं, डिफेंस के रिलेटेड कंपनीज हो सकते हैं, तो उसका एक थीम बनता है। दूसरा जो मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट है, उसका भी एक थीम, बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज और जो भी मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्टिव कंपनीज होता है, वो फंड उसमें पर्टिकुलरली इन्वेस्ट करता है। तो ये थीम होता है। एक डिफरेंस है सेक्टोरियल फंड और थीम बेस्ड फंड। सेक्टोरियल फंड वो होता है कि एक ही सेक्टर में इन्वेस्ट करता है। मान लीजिए कि डिफेंस सेक्टर है तो सिर्फ डिफेंस के ही कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा। उसके जो रिलेटेड, उसके जो सपोर्टिंग जो कंपनीज है, कि उसके जो प्रोबेबली जो पार्ट्स बनाता है, कि कोई डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से, उसमें शायद से इन्वेस्ट ना करे, प्योरली डिफेंस कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे। और थीम जो होता है वो एक ब्रॉडर कंपनीज में, एक ब्रॉडर होराइजन, एक ब्रॉडर एक बाउंड्री में इन्वेस्ट करता है। उसमें कंपनी ज्यादा होता है, वो एक सेक्टर कंपनीज में भी इन्वेस्ट करता है और उसके रिलेटेड, उसके आसपास जो भी जो कंपनीज होते हैं उसको सपोर्ट करती है, उसमें भी इन्वेस्ट करता है। तो बेसिकली थीमेटिक फंड्स एक पर्टिकुलर थीम में इन्वेस्ट करता है। तो मेरे हिसाब से जो हमने आज जो टॉपिक चुना है, बहुत ही अच्छा टॉपिक चुना है, क्योंकि आई एम पर्टिकुलरली वेरी बुलिश ऑन डिफेंस एंड मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि उसमें कई कारण है विपिन जी। पहले तो एक तो हमें काफी पॉलिटिकल सपोर्ट मिल रहा है डिफेंस और मैन्युफैक्चरिंग में। पॉलिटिकल पुश भी काफी अच्छा है टुवर्ड्स डिफेंस और मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी मेकिंग, एक्सपेंडिचर और इंफ्रास्ट्रक्चर में। ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स इंडिया वांट्स टू बी द टॉप और द मैन्युफैक्चरिंग हब अकॉर्डिंग टू आवर गवर्नमेंट। सो मेरे हिसाब से, क्योंकि हम काफी पीछे चल रहे हैं करंटली चाइना और अदर कंट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग के सेगमेंट में, और हमारे स्किल सेट भी काफी अच्छे हैं पर्टिकुलरली डिफेंस और मैन्युफैक्चरिंग। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स हम काफी ऊपर स्केल कर सकते हैं डिफेंस और मैन्युफैक्चरिंग में। एक और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूं विपिन जी। सी, इंडिया इज द फोर्थ लार्जेस्ट स्पेंडर ऑफ डिफेंस आफ्टर यूएस, चाइना और रशिया। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि आने वाले साल में कितना एक्सपेंडिचर होएगा गवर्नमेंट के साइड से डिफेंस के एरिया में। देखिए, ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स हमने देखा है कि जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है वो 10% कंपाउंडेड ग्रोथ रेट से इंक्रीज हुआ है। तो मेरे हिसाब से आने वाले कुछ साल में डिफेंस एज अ सेक्टर मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा करेगा। दिस इज नंबर वन। नंबर टू, कि जो मैंने पहले भी जो कहा कि गवर्नमेंट काफी पुश कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में। गवर्नमेंट चाहती है कि अपना देश आत्मनिर्भर बने, सेल्फ रिलायंट बने। तो मेरे हिसाब से ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट है ये बहुत ही अच्छा करेगा डाउन द लाइन। पोस्ट कोविड हमने देखा है कि काफी सारी जो कंपनीज जो चाइना में कॉन्सेंट्रेटेड थे वो भी डाइवर्सिफाई हो रहे हैं, क्योंकि
जैसे कोविड हुआ, चाइना में पूरा लॉकडाउन हो गया, तो सप्लाई चेन ग्लोबली पूरी डिस्टर्ब हो गई। तो अभी कंपनीज को सप्लाई चेन डिस्टर्ब नहीं करना है, कंपनीज को सप्लाई चेन स्मूथ रखना है। काफी सारे कंपनीज अभी इंडिया में भी निवेश करने की सोच रहे। काफी सारे कंपनीज वियतनाम भी चले गए हैं। सो मेरे हिसाब से डाइवर्सिफिकेशन इज द की। हमारे इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो में हम रेकमेंड करके डाइवर्सिफाई करके रखे। अभी कंपनीज को भी एहसास हो गया कि डाइवर्सिफिकेशन इज द की टू मेंटेन अ गुड सप्लाई चेन ग्लोबली। और आप एक और इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट बता रहा हूं मैं कि इंडिया इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ कॉस्ट इफेक्टिव लेबर सप्लाई के लिए इंडिया इज द लार्जेस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम फ्रॉम अ कॉस्ट इफेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये कई सारे कारण आप इकट्ठा करें तो मुझे लग रहा है डिफेंस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आने वाले 5-7 या फिर 10 साल में बहुत ही अच्छा करेंगे। चलिए, तो कोई खास फंड यहां जिसकी तरफ नजर रखी जाए, जिन्हें देखा जाए? देखिए, मैं ये तो हो गया कि आने वाले कुछ साल में डिफेंस और मैन्युफैक्चरिंग का एक आउटलुक मैंने बता दिया। बट लेट्स लुक एट द अंडरलाइनिंग फैक्ट्स ऑफ द मार्केट। देखिए, आज मार्केट बहुत ही एक्सपेंसिव चल रहा है। लेट्स नॉट फॉरगेट दैट। मिड एंड स्मॉल कैप्स तो बहुत ही प्रीमियम ट्रेड कर रहा है। उनके जो लॉन्ग टर्म एवरेज है उससे तो काफी ऊपर प्रीमियम में चले गए। डिफेंस और ये मैन्युफैक्चरिंग का जो यूनिवर्स है उसमें काफी अच्छा बैलेंस है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का। और उसमें से करीबन एनीवेयर बिटवीन 50 to 60% मिड एंड स्मॉल कैप के कंपनीज है। तो अभी मुझे ऐसे नहीं लगता है कि इन्वेस्टर्स को डिफेंस और मैन्युफैक्चरिंग के स्पेस में जंप इन करना चाहिए, क्योंकि देखिए पास्ट रिटर्न्स 2 या 3 साल में बहुत ही अच्छा डबल डिजिट कंपाउंडिंग रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं डिफेंस और मैन्युफैक्चरिंग में। काफी सारे एनएफओस आ रहे हैं क्योंकि उनको एएमसीज को एयूएम अक्यूमुलेट करना है, कॉर्पस अक्यूमुलेट करना है। बट मेरे हिसाब से अभी डिफेंस और मैन्युफैक्चरिंग के एरियाज में इन्वेस्टमेंट प्योरली फ्रॉम अ वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि वैल्यूएशंस काफी एक्सपेंसिव चले गए, तो प्योरली फ्रॉम अ वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। जब वैल्यूएशन रीजनेबल हो, डिफेंस और मैन्युफैक्चरिंग के जो एरियाज है उसमें अच्छा सा प्राइस करेक्शन हो, वैल्यूएशन करेक्शन हो, तभी इन्वेस्ट करें तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा रहेगा। अच्छा, एक और चीज विपिन जी, देखिए डिफेंस और मैन्युफैक्चरिंग ये एक सिक्लिकल सेक्टर्स और सिक्लिकल थीम भी हो सकते हैं। ओके, तो मेरे हिसाब से जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, क्योंकि इसमें काफी टाइमिंग, मैंने जैसे बोला कि अभी वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है तो अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। काफी सारे ऐसे टूल्स है जो एज एडवाइजर हम बारीकी से मार्केट को देख सकते हैं, बारीकी से ये टूल्स, ये डेटा पॉइंट्स हमें अवेलेबल होते हैं। बट ये इतने सारे डेटा पॉइंट्स रिटेल इन्वेस्टर्स को शायद से समझ में ना आए और शायद से ये सब डेटा अवेलेबल भी ना हो, राइट? सो मेरे हिसाब से इसमें डायरेक्टली वेंचर ना करें। डाइवर्सिफाइड फंड्स जो कि फ्लेक्सी कैप फंड्स है, मल्टी कैप फंड्स है, फोकस फंड्स है, वो भी काफी अच्छे सेक्टोरियल बेट्स लेते हैं। डिफेंस और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में भी उन लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर फ्लेक्सी कैप फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे, यू लेट द फंड मैनेजर डू द जॉब। अगर फंड मैनेजर को लगता है कि अभी डिफेंस और मैन्युफैक्चरिंग को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो ऑटोमेटिक वो इन्वेस्टमेंट करेगा ही। मगर मेरे हिसाब से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स सेक्टोरियल फंड्स में नहीं करना चाहिए। डाइवर्सिफाइड फंड्स के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है सर, बढ़िया। तो वेल सेड, वेल एक्सप्लेन्ड। क्या होते हैं डाइवर्सिफाइड फंड, सेक्टोरियल फंड, कब, कैसे और किन्हें उसमें निवेश करना चाहिए, आई थिंक यहाँ पर ऋषभ ने अच्छी तरह से समझा दिया। चलिए सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू कर लेते हैं। अक्षय छाजेड़ है हमारे साथ, पहले कॉलर नासिक से। अक्षय भाई, बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल है आज आपके लिए? थैंक यू सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड इवनिंग इनफैक्ट। गुड इवनिंग, सॉरी गुड इवनिंग सर। तो मेरा सवाल ये है कि अभी मैं 36 ईयर्स ओल्ड हूँ। ओके, तो मुझे 1 से 1.5 लाख का शिफ्ट करने का अभी मेरा प्लानिंग चल रहा है। ओके, तो मुझे 5 CR का कॉर्पस बनाना है। करेंटली मेरे जितने फंड्स है मैंने आपको भेजे हैं, मैंने सारे SIPs अभी रोक दिए हैं ड्यू टू सम रीजन। अभी मुझे नया SIP सारे शुरू करने हैं। सो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये फंड्स अच्छे चुने हैं या मुझे नए फंड्स में जाना चाहिए। ठीक है जी, तो अक्षय हैं 36 साल के, 21 लाख का ऑलरेडी कॉर्पस है, फंड्स आपके सामने है जहां वो SIP कर रहे थे। फिलहाल के लिए उन्होंने रोका है। अब 15 साल का आगे समय लिया है और कहते हैं 5 करोड़
ऋषभ उन्हें जो उनका गोल है वो इकट्ठा करने का है, रिव्यू चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो का और इसमें क्या ऐड करना होगा? विपिन जी, पहले तो मैं उनका पोर्टफोलियो पे आ जाता हूं मैं। देखिए, उनका पोर्टफोलियो काफी कॉन्सेंट्रेटेड है टुवर्ड्स एक्सिस एएमसीज। अराउंड 50% उनका पोर्टफोलियो सिर्फ एक्सिस के म्यूचुअल फंड और एक्सिस एएमसी में कॉन्सेंट्रेशन उन्हें ले रखा है। तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा कॉन्सेंट्रेशन रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि करंटली एक्सिस के फंड्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। और क्योंकि उनके 50% उनका जो पोर्टफोलियो एक्सिस में, तो उनका 50% पोर्टफोलियो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम शायद से अंडर परफॉर्म कर रहा रहेगा। तो मेरे हिसाब से एक तो डाइवर्सिफिकेशन रखे टू अवॉइड ओवरलैप रिस्क, अंडर परफॉर्मेंस रिस्क। अलग अलग एएमसीज में आप इन्वेस्टमेंट करें तो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया रहेगा। दिस इज नंबर 1। नंबर 2 कि उनका काफी लंबा समय है। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, 15 इयर्स इज अ वेरी लॉन्ग टाइम होराइजन। बहुत ही अच्छा टाइम होराइजन उन्हें रखा है। तो मेरे हिसाब से उनके एज के अनुसार लार्ज कैप फंड्स की जरूरत नहीं है। फ्लेक्सी कैप फंड्स भी अच्छा खासा लार्ज कैप एक्सपोजर ले लेते हैं। तो मेरे हिसाब से फ्लेक्सी कैप फंड्स में निवेश करेंगे लार्ज कैप को रिप्लेस करके, तो मेरे हिसाब से वो भी बहुत अच्छा रहेगा। अभी उनका जो फंड्स पे आ जाता हूं मैं। देखिए, मेरे हिसाब से थोड़ा सा ही रीबैलेंस करने की जरूरत है। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड में जैसा है वैसा ही इन्वेस्टमेंट रखे। फ्रैंकलिन इंडिया फोकस फंड, जो कि एक नया फंड मेरे हिसाब से उनके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। डीएसपी फ्लेक्सी कैप फंड एक और नया फंड में इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं मैं। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड और एक्सिस स्मॉल कैप फंड, ये 2 फंड उनके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है। तो मेरे हिसाब से ये 5 फंड्स में 20% इक्वल एलोकेशन रखे, वेदर फॉर लमसम और एसआईपी। तो मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो उनका बन रहा है। अभी उनका जो लक्ष्य है उस पे आ जाता हूं मैं। अज्यूम कर रहा हूं 12% CAGR रिटर्न्स फॉर द नेक्स्ट 15 इयर्स। उनका जो पोर्टफोलियो वैल्यू है 21 लाख प्लस, अगर वो 1.5 लाख 1.5 लाख की एसआईपी करते हैं तो वो करीबन 8 करोड़ इकट्ठा कर पा रहे। टू बी वेरी प्रिसाइज 8 करोड़ 71 लाख इकट्ठा कर पा रहे। तो मेरे हिसाब से बहुत कंफर्टेबली वो अचीव कर पा रहे अपना गोल। चलिए, तो अक्षय साहब, बढ़िया, बधाई आपको, आपने सब कुछ अच्छे से किया। जो थोड़ा बहुत रद्दोबदल की ज़रूरत है वो आपको ऋषभ साहब ने बता दी है, और अब बस उसके अकॉर्डिंगली कीजिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है और आप अपना लक्ष्य ज़रूर पूरा करेंगे। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। अगली कॉलर है हमारी शीतल गुंजालवेस, मुंबई से हमें कॉल कर रही हैं। शीतल जी, बहुत स्वागत है आपका योर मनी में। क्या सवाल रहेगा? जी, मेरा सवाल है कि मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है। और शायद मैंने आपको वो भेजा भी है, जो मैंने एसआईपी चालू है मेरे। जी जी, बिल्कुल है हमारे पास। आप हमें गोल बताइए, क्या करना चाहते हैं आप, वो बताइए। जो मतलब गोल है वो 3 करोड़ का है, और वो रिटायरमेंट है आफ्टर 12 to 15 ईयर्स के बाद। ओके। तो हाँ, और मुझे उसमें से स्वैप भी करना है, एटलीस्ट 50 to 60,000 मंथली। अच्छा, यस, ठीक है। तो फिलहाल 15,000 की एसआईपी कर रही हैं। फंड्स आपके सामने स्क्रीन पे हैं। 7 लाख का एक मुश्त निवेश भी है। 40,000 की अतिरिक्त एसआईपी करना चाहती हैं। 12 साल में रिटायरमेंट का प्लान है और 3 करोड़ रुपए का लक्ष्य है। और उसके बाद आप SWP यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल शुरू करेंगी 60 से 80 हज़ार रुपये महीने का। तो उसके लिहाज से क्या ये प्लानिंग परफेक्ट है, क्या ये निवेश सही है, ये हमसे पूछना चाहती हैं। ठीक है, तो ऋषभ साहब, इनका पोर्टफोलियो आपने देखा, इनका लक्ष्य और गोल ये भी उन्होंने बता दिया क्या क्या है इनके पास। अब क्या सलाह देना चाहेंगे हम इन्हें? विपिन जी, पहले मैं उनके पोर्टफोलियो पे आ जाता हूँ। अनफॉर्चुनेटली उनका पोर्टफोलियो इज वेरी ओवर डाइवर्सिफाइड। काफी सारे फंड्स इकट्ठा करके रखे हैं, और प्लस काफी बैलेंस्ड भी नहीं है उनका पोर्टफोलियो में देख रहा हूँ। पोर्टफोलियो में काफी कंसंट्रेशन रिस्क ले रखा है। क्वांट के फंड्स में काफी सारे क्वांट के फंड्स ले रखे हैं। तो मैं चाहूंगा कि पहले तो फंड नंबर ऑफ फंड्स कम कर दे, और क्वांट में इतना जो रिस्क ले रखा है सिर्फ क्वांट में एक ही फंड रखे, मल्टीपल फंड्स ना रखे। थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करे तो मेरे हिसाब से बहुत बेहतर रहेगा। उनका पोर्टफोलियो ओवरऑल, देखिए, पोर्टफोलियो के अंदर काफी सारे फंड्स हैं, मगर फंड्स अच्छे हैं। सिर्फ मैं थोड़ा सा ही रीबैलेंस करना चाह रहा हूँ। क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड, उनका जो फंड है जैसे कि वैसे ही रखे। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड एक्जिस्टिंग फंड है, वैसे ही रखे। एक फंड इंट्रोड्यूस नया करने चाह रहा हूं मैं, इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड। मेरा एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड जैसा का वैसा रखे।
मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड जैसा का वैसा रखे। ये पांचों फंड में एक फंड ऐड कर ले, इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड, और ये पांचों फंड में 20% एलोकेशन, इक्वल एलोकेशन रखे एसआईपी और लमसम के लिए। तो मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया पोर्टफोलियो बन रहा है। बाकी सब फंड्स में कोई एसआईपी करने की जरूरत नहीं है। अभी थोड़ा मैथमेटिक्स पे आ जाता हूँ। अज्यूमिंग 12% CAGR रिटर्न्स इन इक्विटी फॉर द नेक्स्ट 12 ईयर्स, उनका जो 55,000 रुपीज का एसआईपी चल रहा है वो करीबन 1,77,00,000 इकट्ठा कर पा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली 3 करोड़ इकट्ठा नहीं कर पा रहे। अगर उन्हें 3 करोड़ का गोल अचीव करना है तो जो 55,000 की एसआईपी है उससे ज्यादा अराउंड 1 लाख रुपीस की एसआईपी करनी पड़ेगी, तो वो अपना गोल अचीव कर पा रहे 3 करोड़ प्री टैक्स। ओके, मैं ये रेकमेंड करूंगा कि अगर वो वन शॉट में इतना अमाउंट इंक्रीज नहीं कर पा रहा एसआईपी का, तो अराउंड 15 to 20% एनुअल एसआईपी टॉपअप करे तो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया रहेगा। 3 करोड़ में से वो अराउंड 70-80,000 पर मंथ बहुत ही कंफर्टेबली अपना SWP कर सकते हैं, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं रहेगी, मगर एसआईपी बढ़ानी पड़ेगी फॉर श्योर। ठीक है जी, तो यहां पर एसआईपी बढ़ाने की जरूरत है। जितना आपने लक्ष्य तय किया ना 3 करोड़ रुपए का, नहीं तो लगभग उसके आधे रास्ते के आसपास हम पहुंच रहे हैं। बाकी चीजें ठीक हैं, जो कंसंट्रेशन है एक ही तरह के फंड का वो आपको थोड़ा डाइल्यूट करना होगा, और बाकी बातें ऋषभ जी ने आपको बता दी, उम्मीद करता हूं आपने नोट की होगी। चलिए एक छोटा सा ब्रेक यहां ले लेते हैं तुरंत, लेकिन ब्रेक के बाद कुछ और सवाल जरूर लेंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं योर मनी और हम कर रहे हैं आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग। ऋषभ देसाई हमारे साथ बने हुए हैं। तो चलिए अब अपने अगले कॉलर को भी यहाँ इंट्रोड्यूस करते हैं। राघवेंद्र प्रताप सिंह फ्रॉम वाराणसी, उत्तर प्रदेश। राघवेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल लेकर आए हैं आप? गुड इवनिंग, राघवेंद्र बोल रहा था सर। मैंने जो सारा मेंशन किया हुआ है उसमें ऑलरेडी मैंने जो भी मेरे फंड्स हैं जी, और मैं लगभग में 10 सालों से मैं इसमें डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रहा हूँ आपका शो देख कर ही। जी जी, और जी अभी जो मेरा कॉर्पस है मैं सर 60 लाख का है ये। बहुत बढ़िया। और मुझे जो है 3 करोड़ लमसम के आसपास का अमाउंट मुझे चाहिए फॉर 15 ईयर्स। और एक इसमें ऐड करना चाहूँगा कि सर मुझे 10 साल बाद मेरे बच्चे की स्टडी के लिए, ऑलमोस्ट मेरा बच्चा और 20 साल का हो जाएगा, तो उसमें मुझे 50 लाख to 60 लाख का मुझे चाहिए। ये एडिशनल है सर, वो 3 करोड़ के बाद। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये 3 करोड़ सफिशिएंट रहेंगे? अभी जो मेरी इनकम है 50,000 के राउंड फिगर में है, क्या मैं इस समय जो अर्न कर रहा हूँ यही 50,000 उस समय के हिसाब से ये पर्याप्त है 3 करोड़, या मुझे इसे बढ़ाना भी पड़ेगा? दूसरी चीज जो मेरे में लमसम अमाउंट है, क्या मैं उसमें इन्वेस्ट रखूं या मुझे किसी और गोल में शिफ्ट करूं या किसी और म्यूचुअल फंड में? तो अभी आपकी, अगर मैं सही हूं, पोर्टफोलियो वैल्यू 60 लाख ऑलरेडी है? जी हाँ, ये है। ठीक है, बढ़िया सवाल है आपका, और काफी आपने अपनी चीजों को क्लैरिटी के साथ देखा भी है। अब करना क्या है हमें ऋषभ साहब बताएंगे। ऋषभ जी, क्या सलाह देंगे हम राघवेंद्र को? विपिन जी, ऐसे बहुत कम इन्वेस्टर्स मिलते हैं जो इतने क्लैरिटी ऑफ थॉट रखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम। पहले तो मैं उनके पोर्टफोलियो पे आना चाह रहा हूँ, क्योंकि उनका लंबा समय है और उनका एज भी देख के मैं चाहूंगा कि वो लार्ज कैप फंड से वो अब निकल जाए। व्हाट आई मीन टू से निकल जाए इज दैट वो एसआईपी स्टॉप कर दे। एसआईपी ब्लू चिप फंड और जो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड जो लेके रखा है वो वहां से एसआईपी स्टॉप कर दे। मैं चाहूंगा कि वो रिप्लेस करके फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करे, तो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया रहेगा। तो पहले तो फॉलोइंग मेरे रिकमेंडेशंस है। पराग पर एक फ्लेक्सी कैप फंड में 20% का एलोकेशन रखे। ये नया फंड में इंट्रोड्यूस करने चाह रहा हूं मैं उनके पोर्टफोलियो में। फ्रैंकलिन इंडिया फोकस फंड, HSBC वैल्यू फंड, ये 3 नए फंड है। और जो उनके एग्जिस्टिंग फंड में से निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड वो रख सकते हैं। ICICI प्रूडेंशियल मिड कैप 150 इंडेक्स फंड है वो रख सकते हैं, और HDFC स्मॉल कैप फंड है वो रख सकते हैं। सो पहले के जो 3 फंड है उसमें पहले के 2 फंड में 20% एलोकेशन रखे। HSBC वैल्यू फंड में और HDFC स्मॉल कैप फंड में 10% एलोकेशन रखे, बाकी में 20% रखे। तो मेरे हिसाब से अच्छा सा डाइवर्सिफिकेशन मेंटेन हो रहा है, और लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में भी अच्छा सा वेल बैलेंसिंग आ जा रहा है। अभी मैं मैथ्स पे आ जाता हूँ। अज्यूमिंग 12% CAGR रिटर्न्स फॉर द नेक्स्ट 15 ईयर्स,
उनका जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो वैल्यू है 60 lakhs प्लस जो 15,000 रुपीज वो एसआईपी कर रहे हैं, वो करीब करीबन 4 करोड़ रुपया इकट्ठा कर पा रहे हैं एट द एंड ऑफ 15 ईयर्स। तो मेरे हिसाब से वो उनका जो गोल नंबर 1 3 करोड़ का वो भी अचीव हो पा रहा है, प्लस एडिशनली उनके बच्चे के लिए कुछ 40-50 लाख भी जो एडिशनल क्वेश्चन उन्हें जो एंड में पूछा तो वो भी अच्छे से अचीव हो पा रहा है। सो मेरे हिसाब से कंटिन्यू रखे द वे इट इज, थोड़े बहुत पोर्टफोलियो में चेंजेस रिक्वायर्ड है, चेंजेस करके अपना गोल अच्छे तरह से इन द नेक्स्ट 15 ईयर्स अचीव कर पा रहे विपिन जी। चलिए जी, तो बहुत बधाई राघवेंद्र साहब, मोटे तौर पे चीज़ें सही हैं, कुछ एक रद्दबदल फेरबदल आपको ऋषभ जी ने दिए हैं, आप कर लीजिए और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। राइट, अब एक एसएमएस हमारे पास है, वो ले लेते हैं। ये भेजा है रवि द्विवेदी ने बंगलुरु से, पूछ रहे हैं आपकी मौजूदा निवेश है करीब 35,400 के एसआईपी करते हैं हर महीने, पोर्टफोलियो वैल्यू हो चुकी है करीब 18.5 लाख, 17 साल में 5 करोड़ का लक्ष्य है, सालाना एसआईपी में 10% का स्टेप अप वो करना चाहेंगे। अलग अलग 8 फंड हैं उनके, जो कि स्क्रीन पर हम ले आते हैं अभी, जिसमें पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है, एचडीएफसी मिड कैप है, और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप है, निपॉन इंडिया मल्टी कैप भी है, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप है, आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी 50 इंडेक्स है, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड और कोटक इमर्जिंग इक्विटी है। तो ऋषभ, इनके लिए क्या सलाह रहेगी? विपिन जी, पहले तो मैं चाहूंगा कि देखिए ओवरऑल तो बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है, फंड्स भी काफी अच्छे हैं, बट मैं चाहूंगा कि निपॉन इंडिया स्मॉल कैप और एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी में वो अपना एसआईपी इन्वेस्टमेंट स्टॉप करें। दो पर्टिकुलर रीजंस है। एक तो देखिए, पहले तो ये तो काफी लार्ज एयूएम हो गए इसमें, दोनों आप हर एक इंडिविजुअल फंड में देखिए तो अराउंड 50,000 करोड़ प्लस एयूएम है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप और एचडीएफसी मिड कैप में भी। क्या होता है ना विपिन जी, के जब मिड एंड स्मॉल कैप में आप बहुत ही ज्यादा एयूएम बढ़ जाता है तो जो पोर्टफोलियो है काफी लंबा हो जाता है पोर्टफोलियो में। तो आप निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में देखेंगे तो उनका जो लार्जेस्ट एक्सपोजर वो करीबन सिर्फ 2% है। सो नेग्लिजिबल एलोकेशन विल ऐड नो वैल्यू इन दीज फंड्स। और एक और चीज क्या होता है ना कि जब इतना बड़ा फंड हो जाता है तो फंड मैनेजर्स को भी काफी चैलेंजिंग बन जाता है टू चर्न द पोर्टफोलियो, स्पेशली इन मिड एंड स्मॉल कैप। ओके, तो मेरे हिसाब से ये फंड में से निकल के थोड़े बहुत मॉडरेट एयूएम फंड में जाएंगे तो काफी अच्छा रहेगा फ्रॉम रिस्क रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरी चीज, उनके अभी फंड्स पे आ जाता हूं मैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में 20% एलोकेशन रखे, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में 20%, निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड 20%, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स में 20% और डीएसपी स्मॉल कैप फंड में 20%। सो डीएसपी स्मॉल कैप एक ही फंड है जो मैं नया इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, बाकी तो उनके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में ही मैं रीबैलेंस में कर रहा हूँ मैं। सो ओवरऑल ये पोर्टफोलियो रखेंगे तो काफी अच्छा रहेगा फ्रॉम अ वेल्थ क्रिएशन पॉइंट ऑफ व्यू। कमिंग टू हिज गोल, अनफॉर्चुनेटली अपना गोल अचीव नहीं कर पा रहे। 12% CAGR रिटर्न्स फॉर द नेक्स्ट 17 ईयर्स अगर मैं अज्यूम करता हूँ तो उनका जो पोर्टफोलियो वैल्यू है 18 लाख का प्लस 37,000 के आसपास जो एसआईपी कर रहे, तो करीबन 3 करोड़ 64 लाख ही अचीव कर पा रहे, वो 5 करोड़ अचीव नहीं कर पा रहे। अगर उन्हें अपना गोल अचीव करना है तो अराउंड 50,000 to 60,000 की एसआईपी करनी पड़ेगी, या फिर वो 10 to 20% का एनुअल एसआईपी टॉपअप भी कर सकते हैं। राइट, तो यहाँ पर रवि साहब, चूंकि रूबरू आपसे बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन आई होप आपने चीज़ें नोट की होंगी। 17 साल में 12% रेट से आपको 3.64 करोड़ का कॉर्पस आपके लिहाज से संभव है। मिड और स्मॉल कैप फंड में बड़ा एमयू सही नहीं है, पोर्टफोलियो में मिड कैप और फंड का एलोकेशन थोड़ा ज़्यादा है तो उसको थोड़ा कम करना, पोर्टफोलियो में सिर्फ एक मिड कैप फंड ही आपको रखना है। फंड को रिप्लेस जहां करना है वो है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड और एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, वो आपको बता दिया है। इन फंड में आपको निवेश है तो पराग पारिक है, एसबीआई कॉन्ट्रा है 20% के हिसाब से उन्होंने कहा है, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप में 20% और एक डीएसपी स्मॉल कैप फंड यहाँ पे आपको ऐड करना है नया, ये आपको ऋषभ साहब ने सलाह दी है। राइट, तो अब वक्त है कि हम ऋषभ जी से पूछें कि उनके वो टॉप 4 फंड कौन से हैं जो आज वो दर्शकों को बताना चाहेंगे। जी ऋषभ। विपिन जी, मेरे टॉप 4 फंड्स है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड। ये दोनों वैल्यू और कॉन्ट्रा स्टाइल फॉलो करते हैं। ग्रोथ स्टाइल क्योंकि
हम चाहते हैं कि ग्रोथ में भी डाइवर्सिफिकेशन हो, तो डीएसपी फ्लेक्सी कैप फंड और मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 इंडेक्स फंड, सो ये ग्रोथ और वैल्यू का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है पोर्टफोलियो में। तो इन्हें कौन ले सकता है ऋषभ? क्या जो लोग अपनी एसआईपीज या पहली बार फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए उपयुक्त हैं, या जो कहीं मिडवे हैं या थोड़ा मैच्योर हो चुके हैं उनके लिए, या कोई भी ले सकता है इन्हें? ये एक्चुअली कोई भी ले सकता है, पर्टिकुलरली बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें फ्लेक्सी कैप का बहुत अच्छा फ्लेवर है, ग्रोथ और वैल्यू का भी फ्लेवर है, ये बहुत ही मिड और स्मॉल कैप्स में कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। सो ओवरऑल मेरे हिसाब से जिन्हें बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना है इक्विटी में, राइट, और कब इन्वेस्ट करना है लार्ज कैप में, कब मिड कैप में, कब स्मॉल कैप में, अगर कंफ्यूज हो रहे, तो मेरे हिसाब से ये ऑलराउंडर पोर्टफोलियो मेरे हिसाब से फ्रॉम अ प्योर इक्विटी पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये 4 फंड्स आपके सामने, कोई भी इनमें इन्वेस्ट कर सकता है, खासतौर पे बिगिनर्स के लिए, और वहीं पर थोड़ी आपको सलाह और सही फंड्स की जरूरत होती है, तो ये फंड्स आपके लिए जरूर आपने नोट किए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषभ, आपने वक्त निकाला, बड़ा मजा आया आपसे बातचीत करके, और हमने कई लोगों की फाइनेंशियल प्लानिंग की आज, उनकी मदद की, और उम्मीद करते हैं कि वो अपने अपने गोल्स आपकी सलाह के बाद जरूर पूरे कर पाएंगे। तो बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में आने के लिए, और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप रोज हमें देखते हैं, और हम उम्मीद करते हैं इसी भरोसे के साथ कि ये चीज़ें जो हम यहाँ आपको बताते हैं वो आपको ज़रूर फ़ायदा देती होंगी। आपको अपने सवाल भेजना है, वो आपको पता ही है, हमारा ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर, प्लीज़ भेजते रहिए। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम बेहतरीन से बेहतरीन फाइनेंशियल प्लानिंग आपके लिए कराएं। जो दर्शक नए जुड़ रहे हैं, प्लीज़ नोट करें, आपकी स्क्रीन पर सारी डिटेल्स हैं। नमस्कार।